हाँ जी, आप सभी लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। हम 28 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जिसका आंसर बताते बी एन राव। चलिए, हाँ जी, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति न हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए क्या होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। अब इस 5 वर्ष में कोई भी राष्ट्रपति चुनकर जाता है और चुनने के बाद से बीच कार्यकाल के अंतर्गत ही वो इस्तीफा दे दे या किसी कारणवश वो पद पर न रहे या उसका देहांत हो जाए या मर जाए, बीच में उसके बाद कौन सा बनेगा? उपराष्ट्रपति। क्या बनेगा? राष्ट्रपति। किसी कारणवश ये भी ना रहे, मान लो कि कहीं एक साथ ही जा रहे हैं दोनों आदमी और दुर्घटना हो जाए या कोई कारण नहीं हो जाए और एक साथ ही दोनों आदमी का देहांत हो जाए या दोनों आदमी इस्तीफा दे दिए, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप इस्तीफा दे दिए थे। कौन दिए थे हाल इस्तीफा? बता दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए और ये भी कमेंट कर दीजिए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। चलिए आज ये सभी लोग। चलिए पूरा नाम लिखिए अंशु, जगदीप धनखड़ पूरा नाम लिखिए। देखिए वर्तमान में अभी और मान लीजिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी दिए थे, ठीक है। जब ये उपराष्ट्रपति का शपथ दिए इससे 10 दिन पहले ही या इसके बाद तुरंत, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति शपथ दिए उसके बाद कौन बनता? फिर दूसरा उपराष्ट्रपति बनता। अब दूसरा नहीं बना तो राष्ट्रपति शपथ दिए इसी कारण बस। देखो राष्ट्रपति जब शपथ देता है उसमें उपराष्ट्रपति बनता है, तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति भी ना हो, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, मतलब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उस समय कोई राष्ट्रपति हो ही नहीं, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होता है वो बनता है राष्ट्रपति। यदि रिक्त हो और उपराष्ट्रपति ना हो तब निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति होगा? देखिए एक उपराष्ट्रपति नहीं है, उसके ना होते हुए उपराष्ट्रपति बने, सॉरी एक राष्ट्रपति ना है, राष्ट्रपति ना होते हुए उपराष्ट्रपति क्या बने? राष्ट्रपति। अब ये भी ना हो, किसी कारण कहीं गए हो या कहीं फंस गए हो या देहांत हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, ये भी ना हो तो उसके बाद कौन बनता है? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनेगा। देखिए एक तो राष्ट्रपति ना हो तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? राष्ट्रपति। अब ये भी ना हो, ये तो नहीं, ये भी ना हो तब कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा? राष्ट्रपति। देखो अब ये भी राष्ट्रपति ना हो तब कौन बनेगा? ये भी ना हो, किसी कारणवश इनका भी जांच हो जाए, ऐसा भगवान करके ना हो लेकिन कुछ भी हो सकता है, इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए या ये भी इस्तीफा दे दे, तब कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश ऐसा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। देखो उम्र में वरिष्ठ नहीं होता है, कार के अनुभव के अनुसार वरिष्ठ होता है, कार के अनुभव के अनुसार, कार के अनुभव के। ऐसा कोई भी राष्ट्रपति किसी भारत के राष्ट्रपति ना हो उस समय कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तब कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अब राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो और चीफ जस्टिस इंडिया भी ना हो तब कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। और वो ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, कार्यकाल के ऊपर निर्भर करता है, तो कितना दिन से काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तभी उनका वरिष्ठता होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 55 साल में 55 वर्ष की उम्र में कहा गया सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बन गया, अब कोई व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गया। अब 5 साल बाद इसके 60 वर्ष होगा या 3 साल बाद 58 वर्ष होगा और इसका 3 साल का अनुभव होगा और ये व्यक्ति 5 साल बढ़ेगा तो 50 होगा, लेकिन उम्र तो कम है ना, लेकिन 2 साल क्या है ज्यादा है, कार्यकाल के हिसाब से अनुभव 2 साल ज्यादा है तो वरिष्ठ कौन होगा? जो ज्यादा काम किया होगा वही। ऐसा होगा। संजय पटेल प्रणाम, ठीक है, गुड आफ्टरनून। हम सभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये समझ में आ गया? समझ आ गया? और समझ में आ गया तो हाँ बोल दीजिए। राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति का रिक्त खाली हो तो उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। जब उपराष्ट्रपति भी ना हो, राष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा। जब ये तीनों व्यक्ति ना हो किसी कारणवश इंडिया में तो तीनों में से छोड़कर वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा समझ? अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन अभी बता दीजिए। चलिए बहुत मेरे बाबू आप लोग समझ में आ गया। चलिए मिटा दें, चलते आगे। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा चर्चा करें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें। देखिए राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। क्या होता है? सर्वोच्च नागरिक होता है, यानी ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी ये भारत का
प्रथम नागरिक होता है, नागरिक होता है। ठीक है, इसी के नाम पे विदेशों में सभी समझौते समझौते और संध्या होती है, होती है। ठीक है, यह सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है बाबू, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? वो राष्ट्रपति चुनाव कराता है चुनाव आयोग। चलिए, वर्तमान में बिहार में चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त अभी कौन है? कमेंट कीजिए, भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? बाबू थोड़ा सा कुछ और कमेंट करो, मेरे मोबाइल में कोई दिक्कत है, जो कमेंट पढ़ रहे हैं उसमें कुछ हार्ट का आ गया, वो बार कमेंट पे आ रहा है। सर राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति का चुनाव हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मंडल करता है, मंडल करता है। इसमें कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान निर्वाचित विधानसभा मंडल, प्रदेशों के निर्वाचित विधानमंडल मंडल। विधान परिषद नहीं होता है, विधानमंडल होता है। राष्ट्रपति चुनाव ये लोग करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानमंडल। समझ? चलो, एक आया ज्ञानेश कुमार, एक आया ज्ञानेश कुमार। चलिए, ज्ञानेश कुमार, जागेश्वर कुमार नहीं होता, अंशु बाबू जागेश्वर नहीं है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, चलिए, कौन सा नाम का सर्वोच्च कमांड होता है? अब सर्वोच्च कमांड क्या होता है? देखो, एक पहले राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नीचे रक्षा मंत्री होता है। इसमें क्या है? रक्षा मंत्री के बाद आपका सीडीएस होता है, सीडीएस के बाद आपको मेजर होता है, या जो चिप्स, हाँ, मुख्य सेना आयुक्त होता है, मुख्य सेना आयुक्त होता है। अब इसके नीचे सही होता है, ये होता है सीडीएस के बाद से रक्षा के बाद से राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए इसे मिटाते हैं, समझ में आ गया? इसे मिटाते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? संविधानिक प्रधान होता है, संविधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधानिक प्रधान होता है। चलिए समझ गए? ओके सर, मिराज हुसैन जी, या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बाबू, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को। ठीक है, संसद में 14 दिन पहले 1/4 मत के हिसाब से राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपको हटाया जाएगा। ठीक है, इतना मत होना चाहिए, मतलब पूरे संसद में, किसी भी सदन में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में जितना उसमें वर्तमान में सांसद होंगे, ठीक है, एमपी होंगे, उनके 1/4 मतलब, और 100 लोग हैं, 100 लोग में से 25 लोगों को एक आप लोग बताना होगा कि इनको हटाना है, और इतने करके 14 दिन पहले भेजा जाएगा। लेकिन बहुमत दोनों में से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से 2/3 बहुमत होना चाहिए कि प्रस्ताव पारित करने के लिए कि आपको हटाया जाएगा। मतलब मान लो कि 100 लोग होंगे ना, उसमें लगभग 63 से 64 लोगों को आपको सहमति होना चाहिए कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, महाभियोग लगेगा, और इसी महाभियोग के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ऐसा समझा? या तो फिर से पूछ लेना। चलिए आ चुके हैं। ये क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। अब संवैधानिक प्रधान क्या होता है और इसको समझ लिया आप लोग। मान लीजिए कोई बिल गया, बिल संसद में गया, ठीक है, अब संसद का हिस्सा कौन होता है? राष्ट्रपति, उसके बाद से राज्यसभा, उसके बाद से लोकसभा। ठीक है, संसद क्या तीन भाग है। अब ये बिल मान लो कि लोकसभा में गया, लोकसभा में बहुमत से पास हो गया, ठीक है, अब पास हो गया, अब इस बिल पास को लेकर आएंगे राज्यसभा में पास हो गया, बिल तो पास हो गया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा उस पर कि हाँ ये बिल कानून बन जाएगा, तो कानून नहीं बनेगा। इसलिए संवैधानिक प्रधान कौन है? आप कितना बिल लाइए, पास करा लीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन अंतिम रूप से मोहर किसका लगना चाहिए? राष्ट्रपति का, तब बिल कानून में बदलेगा। ऐसा है? हाँ, चलिए आगे चलिए। लेकिन कार्यपालिका में, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे समझे?
हाँ, वो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग ऐसे कहां से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। बेटा रे, जितने लोग नहीं लिखे तुरंत लिखे, इसको छाप लीजिए। हम आज टेस्ट भी लेंगे, याद रखिएगा। जितने भी नहीं लिखे हैं, जितने लोग भी, सभी लोग। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। मिटा दे, अशोक कुमार, हम मिटा दीजिए। चलिए, अब कई बार पूछता है कि सर राष्ट्रपति का चर्चा कहां हुआ है? तो राष्ट्रपति का चर्चा भाग, संविधान के भाग 5 में हुआ है। कभी कभी ऐसे लिखता है भाग 5। एक कहां से कहां तक है बाबू? देखो इसमें 100 है। कितने हैं? 100। आर्टिकल कितना है? 100। याद रखिएगा, 52 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, याद रहेगा। 100 आर्टिकल है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितना है? देखो भाग 5 में है राष्ट्रपति, और इस भाग 5 में आर्टिकलों की संख्या कितनी? 100। कहां से कहां? 152 से लेकर 151 तक। कई बार पूछा है कि भाग 5 में कितने आर्टिकल हैं? 100। कहां से कहां तक? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, याद रहेगा बाबू। आज ही पूछने वाले हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। अब इस भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक बातें कही गई है। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक बातें कही है। आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा एक बात बता लो, क्यों जरूरत पड़ा भारत के एक राष्ट्रपति? देखो अपने घर में ही मिला लो कि घर में एक गाजीवन को होना अति आवश्यक है। गाजीवन नहीं रहता ना, दादाजी कुछ भी है तो अनुभवी है, प्लस वो पूरे घर को लेकर चलते हैं मिला जुलाकर। उनका पावर उनके हाथ में नहीं है, पापा के चाचा के हाथ में है, लेकिन वो पूरे घर के देख रेख करते हैं सर। वो क्या है? प्रधान है। उसी तरह हमारे देश में भी एक राष्ट्रपति बनाया गया संविधान में, और रखा गया कि कोई ना कोई एक प्रधान होना चाहिए। उस प्रधान का नाम क्या था? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो कल पढ़ाया गया था कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। चलिए कमेंट कर दीजिए, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। और एक और चीज, भारत के भारत बोल रहे हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बाबू 52 से 62 तक तो है, लेकिन मुख्य रूप से 61 तक है। ठीक है, फिर रिपीट हो रहा है पुनर्निर्वाचन, पुनर्चुनाव के लिए। बीएन राव, बहुत बढ़िया। बीएन राव, चलिए हो गया। क्या हुआ? भारत के राष्ट्रपति होगा। देखो कभी कभी पूछे कि इस पद को कहां से लिया गया बाबू, किस देश से? तो लिया गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत के आकस्मिक आकस्मिक राष्ट्रपति के पद रिक्त हो, मतलब किसी दुर्घटनावश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो आकस्मिक। आकस्मिक होता है ना, आकस्मिक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पद पे सिलेक्ट होगा या चुनाव होगा? इसका भी याद रखिएगा, यही आर्टिकल 52 के। ठीक है, आर्टिकल 52 के आकस्मिक रिक्ति के समय क्या हुआ? आर्टिकल 52 मिटा दे। कहां से लिया गया बाबू? ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। चलिए अब देखिए आर्टिकल 53, इसमें कहते हैं संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में
में निहित होगी, निहित होगी। क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अच्छा, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, पूरा भारत एक संघ बन जाता है, इसमें राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। अब जब ये संघ बनता है तो पूरे संघ से आपको चुनकर कौन आते हैं? प्रतिनिधिमंडल, ठीक है। अब आपके चुने हुए प्रतिनिधिमंडल पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था बेहतर करते हैं, नियम लगाते हैं, नियम बनाते हैं, उनकी क्या कमियां हैं उसको सुधारने में लगे रहते हैं, कैसे विकास होगा सब क्या आता है, संसद में आते हैं और उसमें बिल पारित होता है, मतलब बिल लेकर आते हैं, बहस होता है, पारित होता है, उसके बाद चुनाव होता है, और चुनाव होकर के जब जैसे बिल पारित हो जाता है उस बिल को कौन साइन करता है? राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वही बिल क्या हो जाता है? कानून। इसलिए बोला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थे? राष्ट्रपति में। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? और आ गया तो हाँ बोल दीजिए, और कमेंट कीजिए बाबू कि हाँ आ गया। अभी आंसर दे रहा है जी, 1 घंटे के बाद। चलो चलिए, आर्टिकल किसमें है? 53 था, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का निर्वाचन। देखिए पहले क्या हुआ कि राष्ट्रपति में सॉरी भारत में राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। दूसरा क्या था कि पूरे भारत का जो संघीय शक्ति होगा ना, संघीय शक्ति किसमें? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होगी? राष्ट्रपति में होगी। उसके बाद से अब राष्ट्रपति तो रखेंगे लेकिन उसको चुनकर बना लाएंगे जी, तो क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऐसा समझ रहे? आर्टिकल 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए अच्छा, निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? निर्वाचन पूछ लिया, या निर्वाचन की प्रक्रिया तब तो आएगा आयरलैंड, और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तो लिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचन की पद्धति पूछ दे तो कहां से? आयरलैंड से। कोई दिक्कत? अब निर्वाचन हाल फिलहाल में बताते हैं, अभी तुरंत पहले बताते हैं कि इसमें भाग कौन कौन लेता है? राज्यसभा, ये भी निर्वाचित होना चाहिए, लोकसभा, ये भी निर्वाचित होना चाहिए, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानमंडल सदस्य कौन कौन? राज्यसभा, लिख देते पूरा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानमंडल के सदस्य, ठीक है। कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्यसभा के मनोनीत, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य। सब लोग भाग नहीं लेते हैं, ऐसा समझ। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित चुनकर आए हुए विधानमंडल के सदस्य, ठीक है। भाग कौन नहीं लेता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। अब इसमें राज्यसभा के 12 लोगों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहां से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से और सामाजिक सेवा से। सामाजिक सेवा से दिख रहा है ना बाबू? कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा से राष्ट्रपति। अब मान लो कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति ही चुना हो, वो राष्ट्रपति को तो वोट देंगे ना। जब वोट देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हम किसी को चुने अपने हिसाब से तो मुझे पक्ष में रहेगा, मेरे पक्ष में ही हमेशा रहेगा। अरे समझ में? और जब मेरे पक्ष में रहेगा तो वोट मुझे ही देगा। और मान लो कि 12 लोग हैं जिसमें 4 लोग हम ही चुने, और 3 लोग मेरा 12 लोग में से बिना चुने, मतलब हम ये तो 4 लोग दे ही देगा। तो 8 लोगों में से 3 लोग भी मुझे वोट दे दिए तो कितना रहेगा? 7, और 5 लोग विपक्ष होंगे तो 7-5 का क्या देगा अनुपात में? तो 7 लोगों से हम जीत जाएंगे ना। लेकिन यही 4 लोगों को हटा दिया जाए जो हम मनोनीत किए हैं तो बचे कितना? 8। 8 में 4 भाग होगा 50-50। अब 4 में से किसी को 5 मिलेगा, किसी को 3 मिले, जिसको ज्यादा मिलेगा वही जीतेगा।
अरे समझ, लेकिन जितने अगर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो भाग इसलिए नहीं लेते कि वो सिर्फ राष्ट्रपति को वोट देंगे जो वर्तमान में होंगे, इसलिए उनको वोट नहीं दिलाया जाता है। चलिए बाबू, तो 12 लोगों को कौन मनोनीत करता है राज्यसभा में? राष्ट्रपति। कहां से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा से। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, 12 लोग। लोकसभा से कितने? 2 लोगों को। कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता, इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब क्या हुआ कि 104 संविधान संशोधन के तहत इनको, इनका सीट ही लोकसभा से हटा दिया गया। संविधान 104 संविधान संशोधन के तहत इनका सीट लोकसभा से हटा गया। चलिए, अब आप लोग कमेंट करना है जितने लोग क्लास में थे, बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत, मतलब 104 तो हो गया, लेकिन कब ये संविधान संशोधन कब किया गया था? समय बताना है। 104 संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान संशोधन कब हुआ था? चलिए बाबू कमेंट कीजिए फटाफट, सभी लोग पढ़ाया गया है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए इसको मिटा रहे। अब देखिए, एक तो हो गया राज्यसभा मनोनीत, दूसरा लोकसभा, इसमें एंग्लो इंडियन थे, 2 लोग को हटा दिया गया इस 4 संविधान संशोधन के तहत। तीसरा है राज्यों के विधान परिषद के सदस्य। देखो पूरे भारत में 6 विधान परिषद है, 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। अब मान लीजिए पूरे देश के लिए ना राष्ट्रपति चुन रहे हैं और 6 राज्यों से विधान परिषद आ रहे हैं चुनकर, ठीक है, और वही लोग क्या करें, दे दें, तो विधान किसी भी राष्ट्रपति के पक्ष में ज्यादा वोट जाएगा, तो ज्यादा वोट जाएगा तो जो भी राष्ट्रपति जीतेगा और जो हारेगा, दोनों के बीच में तो स्पर्धा वास्तव में रहेगा नहीं, नहीं ना रहेगा। अब नहीं रहेगा तो जो हारेगा उसके लिए तो अच्छा नहीं होगा जी, इसलिए मात्र 6 ही राज्यों में है, इसलिए इनको, और सभी राज्यों में होते तो ये लोग भी भाग लेते। मतलब मान लो कि जिस पार्टी से, बीजेपी से मान लीजिए कि उठा ले, कौन, कोई राष्ट्रपति बीजेपी से उठा और बीजेपी की सरकार 6 राज्यों में है लोग, तो पूरे जितने भी इसका विधान परिषद के सदस्य होंगे सबके साथ बीजेपी के पक्ष में देंगे वोट। जहां बीजेपी के पक्ष में देंगे तो बीजेपी तो जीत जाएगी राष्ट्रपति के रूप में, तो गलत हो जाएगा। इसलिए जितने राज्यों में विधान परिषद है उन लोगों को चुनाव में भाग नहीं लिया जाता, लेने दिया जाता। किसके? राष्ट्रपति चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो बाबू चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, और इनको चुनाव मंडल कहा जाता है, चुनाव मंडल। चुनाव मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानमंडल सदस्य शामिल होते हैं। चलिए, भवेश कुमार मौर्य 2020 में, चलिए बाबू कोरोना काल में हुआ था। चलिए मिटा दे। हाँ, एक और चीज आप लोग को छूट रहा था, इसको बता दें। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, और एक का आप लोग बता दीजिए। एक का आप लोग बताइए। हाँ, दोनों एक दूसरे, सभी के सभी 2 राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए बाबू फटाफट। साफ नहीं दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है? कमेंट कर दीजिए। अब दिख रहा है बाबू? हटे सामने, नहीं दिख रहा है? चलिए क्या आंसर आया? दो का आंसर आया। अरुण दिख रहा है बाबू? ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 का आंसर आया। एडिटिंग लवर तेलंगाना, बहुत बढ़िया। संगीता यादव तेलंगाना,
बाकी लोग नहीं पढ़ा है जी। वंदना गुप्ता तेलंगाना। बाकी लोग क्लास में नहीं पढ़ता है। कहाँ रह रहा है लो जी, समझ में नहीं आता। सही है सर, ये बुड़बक सही है, हम समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। जो सही है उसको तुम कमेंट करो ना, गधे हो। अमित कुमार दास तेलंगाना, बहुत बढ़िया। चलिए, कितने राज्यों में? और 6 राज्यों में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चलिए तेलंगाना, एक बात बताइए, भारत का सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा बना है? भारत का सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा बना है? और कब बना है? भारत का सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा और कब? चलिए, कमेंट में देख रहे हैं। एक आंसर है अभी तक। अब इसमें आप लोग बता रहे हैं भारत का सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन बना है और कब बना है? कौन और कब? कौन और कब? चलिए बताइए फटाफट। भारत का सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश कब बना है और कौन सा बना है? बताइए फटाफट। गूगल सर्च नहीं ना कर रहा है जी? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए तो आगे चलते हैं। मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे तो और अच्छी बात है। चलिए एक आंसर है, बाकी लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाकर। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए, राष्ट्र आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि, रीति या विधि। देखिए, निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक होता है एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक पद्धति द्वारा। एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक पद्धति द्वारा। क्या अभी आ रहा है आंसर? पूछे कब आंसर दे रहा है कब? चलो, अब क्या होता है कि जैसे ये होता क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना लो। अब सभी के सभी कमेंट छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, और हो सकता है तो लिख लीजिए। ठीक है, मान लो कि राष्ट्रपति के लिए 3 कैंडिडेट उठते, 4 का उठते, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया और गोपाल हो गया। कौन कौन? 4 पद, 1 2 3 4, 4 कैंडिडेट है, ऐसा समझ। अब देखो, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है कि मतलब कि एक तो ये गुप्त मतदान होता है, याद रखना, कई बार पूछता है कि किसका मतदान गुप्त होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोगों को दिखाया नहीं जाता है कि हाँ राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, सभी लोग लाइव देखे ना बाबू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, गोपाल हो गया। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हुए राष्ट्रपति के लिए, 4 लोग चुनाव में उतरे, एक राम जी है, श्याम जी है, मोहन जी है, गोपाल जी। कह रहे कि भैया लोग हमें ही वोट दीजिएगा, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो संशोधन करके पूरा संवैधानिक कार्यपालिका की शक्ति हम अपने अंदर कर लेंगे, और नाम मात्र को हम नहीं रहेंगे, प्रधान ही हम बन जाएंगे। नाम मात्र को हम किसको रख देंगे? प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री को बुरा लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का एक बड़ा पद होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये सब लोग प्रचार किया, और प्रचार करके अपना अपना आए कि सर हमें वोट दिया, हमें वोट दिया। मान लीजिए कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति आया, कहा कि चुनकर राज्यसभा से, कहा कि देखिए राम जी हमको पसंद है, लेकिन सबसे पहले राम जी को चुनते हैं, उसके बाद श्याम जी को, उसके बाद मोहन जी को, उसके वो। तो देखो क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति में सबसे पहले जो ज्यादा पसंद होता है ना उसको रखा जाता है। 1 नंबर पे कौन आएंगे? राम जी। राम जी के बाद 2 नंबर पे मोहन जी आए, पसंद कौन? 2 नंबर, 3 नंबर पे गोपाल जी, और 4 नंबर पे श्याम जी करते।
मतलब ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमको अच्छा कौन लगता है, राम। 2 नंबर पे मोहन, 3 नंबर पे गोपाल, चौथे नंबर पे क्या, दूसरा कैंडिडेट आया। ठीक है, कहा कि ठीक है राम तो मुझे भी अच्छे हैं, राम मुझे भी अच्छे हैं, इसको 2 नंबर पे रख लेते हैं, 1 नंबर पे रख लेते हैं। 2 नंबर पर श्याम को रखते हैं, 3 नंबर पे मोहन को रखते हैं, चौथे नंबर पे गोपाल को रख देते हैं। एक और व्यक्ति है, एक राम अच्छे हैं, ठीक है, सावले है तो क्या हुए, इन मन के सच्चे हैं, इनको 1 नंबर पे रखते हैं। गोपाल जी को रखते हैं 2 नंबर पे, मोहन जी को 3 नंबर पे, इनको भी 4 नंबर पे रख दिया। अब एक और व्यक्ति है, बोले कि राम जी को ना रावण को मारे थे तो ये भी वध करने वाले ना, इनको 3 नंबर पे रखते हैं, इनको 1 नंबर पे, इनको 4 नंबर पे, इनको 2 नंबर पे रख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर कोई और व्यक्ति आया, ठीक है, और कहा कि नहीं इनको 2 नंबर पे, इनको 2 नंबर का, चलिए इनको रखते हैं 1 नंबर पे, इनको 3 नंबर पे, इनको 2 नंबर पे, इनको 1 नंबर पे, 4 नंबर पे। फिर कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि इनको 3 नंबर पे रखते हैं, 4 नंबर पे रखते हैं, फिर इनको 2 नंबर पे रखते हैं, फिर इनको 3 नंबर पे, इनको 1 नंबर पे रखते हैं। अब देखो क्या होता है, एकल संक्रमणीय अनुपात पद्धति, मतलब कि जो मुझे पसंद होगा उसको 1 नंबर पे वोट देंगे, जो मुझे कम पसंद होगा उसको 2 नंबर पे, जो मुझे उससे भी कम पसंद होगा 3 नंबर पे, जो मुझे सपाट पसंद होगा उसको 4 नंबर वोट देंगे। इन देना सबको है, आ रहा समझ में। और आपको देखना है कि किसका अनुपात सबसे बेहतर रहता है, किसका अनुपात बेहतर रहता है, इसलिए अनुपातिक पद्धति हो गया। क्या हुआ, अनुपातिक पद्धति। अब इसमें जब वोटिंग होगा ना, सबसे पहले बिना लगे 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे राम, 1 2 3 4, राम कितना वोट मिला, 1 नंबर पे 4, 1 नंबर पे। ठीक है, श्याम, श्याम को मात्र 1 वोट मिला, मोहन को तो 1 नंबर वोट नहीं मिला, गोपाल को मात्र 1 वोट मिला। और मान लो कि इनको भी 1 नंबर मिला होता, 3 को 4 को, इनको भी 4 को 1 नंबर मिला होता, तो देखा जाता कि 2 नंबर सबसे ज्यादा किसको मिला है। ठीक है, 2 नंबर 1 2 3 को यहाँ मिला है, मान लो कि इनका वोट नहीं हुआ, 3 को बहुमत किसका होगा ना, किसका, श्याम का। 3 आदमी 2 नंबर पर रखा, आ रहा समझ में। तो बहुमत किसका गया, इनका, और इनका नहीं होता, दोनों को बराबर, 2 नंबर पे कौन आते हैं, श्याम। आ रहा समझ में, ऐसी वोटिंग होता है, और इसमें जो जीतता है वही कौन बनता है, राष्ट्रपति। अब आया कि नहीं समझ में सर। उज्जवल भैया कहाँ है, अनिश ना, कहा है सर बीजेपी को सपोर्ट, आरजेडी का जितने का, आरजेडी को जितने का उम्मीद नहीं है, अनिश पार्टी चेंज कर लो। बाबू इसमें पार्टी वार्टी छोड़ो, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे आना चाहिए हमको, क्लास में कभी लपेट सकते हैं, पूछ सकते हैं और छूट सकते हैं, ट्राई जानता लो ना। पार्टी चेक करा ले बेटा, कौन पार्टी आए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बेहतर काम करे, वही सही है। ठीक है, राजद के कटर है। चलिए बाबू, ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ, और लाइक भी कर दीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। चलिए बाबू जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं, उसके बाद आगे चले। समझ में आ गया बाबू, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, और क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष समझ में आया, सामने सामने नहीं होता है, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, जैसे ये जाते हैं वोट मांगते हैं सामने सामने, ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति का। तो एक बार और समझाए, देखिए समझो, 4 कैंडिडेट खड़े हुए, अब चार कैंडिडेटों को कौन कौन लेगा वोट, राज्यसभा के लोग देंगे, राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल। ठीक है, अब जितने कैंडिडेट होंगे अपने पसंद को सबसे पहले वोट देंगे, 1 नंबर पे रखेंगे, मतलब राम को 1 नंबर पर रखे, कोई व्यक्ति मोहन को 2 नंबर पर रखे, तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा हम पसंद करते हैं ना उसको पहले 1 नंबर पर रखते हैं। अच्छा मान लो कि आप लोग हैं, आप लोग घर यज्ञ हो रहा है, और जिसको ज्यादा आप लोग जो ज्यादा पसंद होगा उसी को सबसे पहले काट देगा जी, जो आप लोग से ज्यादा नजदीक होगा। तो सबसे पहले चुनाव किसके करते हैं, जो अपने होते हैं, पसंदीदा होते हैं, जिनको हम चुनना चाहते हैं, उन्हीं को काट देते हैं जी, तो उन्हीं को वोट देंगे। जो सबसे ज्यादा देंगे तो सबको, लेकिन सबसे पहले किनका फलाना हो। अब समझ आओ कि तुम्हें 4-5 दोस्त है, 4-5 में तो कोई जिगरी हुआ नहीं, तो जिगरी को सबसे पहले काट देंगे, देंगे तो सबको, उसके बाद देंगे किसको, जो उसके बाद जो आता होगा उसको, ले भाई तू भी आ जाना। उसके बाद क्या करेंगे, जो उसके बाद आता है कम से कल मिलता है तो चलो उसको बोल दिया, काट दिया। जो कभी मिले एक दो बार और कभी कभी मिलता है, पसंद है नहीं लेकिन दोस्त के नाम पे है, तो उसको भी काट दे देते हैं, भाई आ जाना तू भी। सबसे लास्ट में बचने के बाद से अगर कार्ड बजाए तो देखा जाएगा, उसको दिया जाएगा। आ रहा समझ, सबसे पहले उसी व्यक्ति को देते हैं जो पसंदीदा हो, 1 नंबर पे रखते हैं, 3 नंबर पे रखते हैं, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, जिसका ज्यादा वोट होगा 1 नंबर पे वही क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ऐसा समझ। चलिए बाबू संगीता बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, संजू संजू हाँ सॉरी, बहुत नहीं बाबू, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मिटा दे, मिटा देते हैं, मिटा दो ना। ए मुझे बता, जेडी हारेगा जीतेगा तुमको क्या करना है, तार नेता के दिल खा के रिजल्ट तो नहीं हूं तो हम तुरंत तालू के मन बोलो बोलो, अरे इधर ध्यान दो,
कल मूली के मार मारते चल क्लास में, पूछ पूछ के मिटा तो नहीं। चलिए मिटा रहे हैं। आर्टिकल 55 हो गया। आर्टिकल 56 में, अच्छा एक बात बताओ, एक तो राष्ट्रपति का पद होना चाहिए 52 में, 53 में संवैधानिक पूरा सटीक से निहित होना चाहिए राष्ट्रपति में, तीसरा में 54 में निर्वाचन निर्वाचन होना चाहिए, पांचवा में 55 में निर्वाचन की पद्धति होनी चाहिए, 56 में जब निर्वाचित हो जाएगा तो भाई अब चुन कर आए तो पैसे से चाहिए ना जी खर्चा पाने के लिए, क्या होगा वेतन। आर्टिकल 56 में क्या है, वेतन, राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है बाबू, 5 लाख। देखो राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, 5 लाख। एक और बात, उसके अलावा राष्ट्रपति भवन होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, मतलब इस नाम मात्र का सैलरी है 5 लाख, महीने के करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों। आ रहा समझ। और सरकारी पद पे मतलब संवैधानिक पद पे, संवैधानिक पद पे इनसे ज्यादा किसी का भी वेतन नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है लेकिन संवैधानिक पद से इनसे ज्यादा किसी का वेतन नहीं होता है। हाँ सुविधाएं ज्यादा होती है, सुविधाएं ज्यादा, रहने खाने पीने सिक्योरिटी गार्ड सबका, आवास वगैरह सबका, गाड़ी उड़ी सब सुविधा किसको मिलती है, राष्ट्रपति को मिलती है, सरकारी लोगों को मिलती है, लेकिन इनसे ज्यादा किसी का वेतन नहीं होता है क्योंकि सर्वोच्च नागरिक है ना। और इनसे ज्यादा किसी का वेतन मिल जाए तो ये तो खुद रुक जाएंगे, मालिक हम घर के, राजा हम, हमारे ज्यादा वेतन तो क्यों मिली, खराब बात है कि नहीं जी। इसलिए सबसे ज्यादा वेतन किसका होता है, राष्ट्रपति का, 5 लाख रुपया। ठीक है, सुविधाएं ज्यादा होती है, वेतन तो नाम मात्र होता है, खाली कहने के लिए वेतन होता है, इतना सुविधा दे दिया जाता है राष्ट्रपति का मत पूछो। उस सुविधा के लिए अगर कोई 2 करोड़ रुपया कमा ले महीने का तभी उतना सुविधा नहीं मिल पाएगा, इतना सुविधा होता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ए बाबू क्या बतिया रहा है जी, ए अरुण अनिश पे क्या दे रहा है जी, छोड़ो अनिश को, इधर ध्यान दो। तारा समझ में कहां से बाबू, तो चैटिंग करता रहा, काना काना पार्टी जीता रहे चक्कर पड़ बड़ा, अरुण तार यार हम तार ले डूबे हम तो कल डूबा से बचाइए दिलवाए तो जैसे फिर से। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का वेतन, वेतन और कितना होता है 5 लाख, यही पता है कितना होता है बाबू, 5 लाख हो गया। चलिए मिटाते हैं। देखो आर्टिकल 57 करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। देखिए इसलिए दिया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए कि एक बार हम राष्ट्रपति बन गए, फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया 5 साल के लिए, फिर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें भी हम भाग ले सकते हैं। तो इस किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 57 में, कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आप दोबारा पात्र हैं और कई बार भी आप निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति बने तो क्या हुआ, इसके बाद भी फिर दोबारा बनेंगे, मन करता तो तीसरी बार बनेंगे, अब मन करता हूँ चौथी बार बन लेंगे, यहाँ पे कोई ये नहीं है। लेकिन अमेरिका में है 2 बार ही, अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, आया समझ। अमेरिका में कितने बार, 2 बार। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कई बार बने, दूसरी बार बने, अब इनको लग रहा है कि दोबारा जब राष्ट्रपति बनेंगे ही नहीं तो कुछ अति किया जाए, अति कर रहे हैं बेचारू, इतना अति कर रहे हैं कि पूरे विश्व के जितने देश हैं सब पे टैरिफ लगाकर सेंसन खेल रहे हैं, कुछ देशों पे सेंसन लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, इंडिया पे भी लगा दिया। वर्तमान में अमेरिका द्वारा इंडिया पे कितना का टैरिफ लगाया गया है, कमेंट करें आप लोग तुरंत। अमेरिका द्वारा इंडिया पे वर्तमान में कितना टैरिफ लगाया गया है, कितना प्रतिशत का, चलिए कमेंट से फटाफट, गूगल से सर्च नहीं करना है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता मतलब आप दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं, दोबारा भी हो सकते हैं। तो दोबारा निर्वाचन होने वाला कौन से व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसा समझ, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए थे, दोबारा तिवारा तिवारा के लिए गए थे। चलिए अरुण 50 ज्यादा वो 50% नहीं थे। हाँ अब आया लाइन पे 25%, बाबू 25% है, 58 में है, आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं कि नहीं, ठीक है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 58 में, कि आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं कि नहीं। तो देखो क्या है, इसमें बोला है कि आप तो एक भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तो क्या अक्षय कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं, आलिया भट्ट राष्ट्रपति बन सकती हैं, कमेंट कीजिए हाँ या ना। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। अरुण कुमार, हाँ। आप लोग के लिए एक और टॉपिक है, टॉपिक लिख लीजिए भारत नागरिकता, नागरिकता। यहाँ पे पानी है इसमें, नागरिकता लिख लीजिए, एक पढ़ कराना है कल बाबू। हाँ ना, आलिया भट्ट भी नहीं बन सकती है और अक्षय कुमार भी नहीं बन सकते, दोनों का भारत में कोई भारतीय नागरिकता है ही नहीं, ठीक है। इसलिए भारत के नागरिक नहीं है, जब नागरिक नहीं है तो क्या होगा, इनके ये राष्ट्रपति नहीं बन सकते, राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, आना समझ में। चलिए तो भारत की नागरिकता होना चाहिए, सबसे पहले वो भारतीय नागरिक हो। दूसरी बात है कि उनका उनका उम्र 35 वर्ष हो। तीसरा है कि वह लोकसभा सदस्य चुने जाने हो, चुने जाने हो, ठीक है। चुने जाने योग हो। जैन सर, जीएसवाई, जीएसबीबीआई एक्सपर्ट, जीएसबीबीआई कहाँ थे आप सर। पानी गुलाब पानी बस है, ताजा है, क्या करना है। चलिए भारत के नागरिक हो, उनका उम्र 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, और वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पे न हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पे न हो, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने योग्यता, तो भारत के नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। उनका उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। वो लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हैं, वही अगर राष्ट्रपति बन जाए तो ऐसी बात ही ना। तो मान लो कि आपको किसी क्षेत्र से इतना ये प्राप्त हो सके कि लगे कि हाँ आप किसी क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने जा सकते हैं, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतलब उम्मीदवार के रूप में आ सकते हैं, नहीं तो मत आइए, सीधा हटा देगा लोग। किसी को नहीं बैठाता लोग कि हाँ आप उठे और चल दिए राष्ट्रपति के लिए, ना बाबू कैंडिडेट में नाम भी दर्ज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए दूसरी बात, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब क्या हो कि कहीं वो जॉब ना करता हो, ठीक है, कहीं भी वो सरकारी जॉब ना करता हो या प्राइवेट जॉब ना करता हो, ठीक है। एक नौकर, अगर हम खुद नौकर हैं और डायरेक्ट आप इस पे बढ़ जाए, मालिक हो जाए, तो घमंड हो जाएगा ना जी, ठीक है। या तो आपको क्या करना होगा, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि आप यहाँ प्रधानमंत्री बोले, आप मान लो कि एसपी हो या डीएसपी हो, एसपी मान लेते हैं, आप कहीं पे एसपी हो, आप भारत के नागरिक हो, आपका उम्र 35 वर्ष हो, आप लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, और लेकिन ये पद न छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो राष्ट्रपति तो बनेगा और इस पद को नहीं छोड़ेगा ना, तो प्रधानमंत्री आपसे कह देगा कि आप तो जॉब है ना, जनता के नौकर है ना, आपको ये काम करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। फिर मालिक काम हुए बाबू, नहीं हो पाए, तो मालिक नहीं हुए तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो आपको इस पद को छोड़ना होता है कि हम ना किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहेंगे, तभी राष्ट्रपति बन पाएंगे, ऐसा समझे। ये क्या लिखा है, फिर हो तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव रख सकते हैं,
पूरा एक कुछ और कमेंट करो, अब आगे बढ़ जाए, दिक्कत यही है मेरे मोबाइल में दिख नहीं रहा है। चलिए, तो किसी के 4 ही फ्रेंड्स हैं भारतीय नागरिक हो, उनका उम्र 35 वर्ष हो, वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, और वो किसी प्रकार के लाभ के पद पे न हो। ठीक है, अब चलिए अगला है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। शर्त क्या क्या है राष्ट्रपति पद के लिए? शर्तें, ये तो योग्यता हो गया, अब शर्त क्या क्या है? 59 नंबर शर्त कंडीशन। सबसे पहले कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो। सबसे पहली बात, आप दिवालिया ना हो। देखिए, सबसे पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दूसरे कि आप दिवालिया ना हो, तीसरा आपको पहले 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करना होगा, राशि जमा करना पड़ेगा, इसे कहते हैं सिक्योरिटी मनी। उसके बाद से आपके पास 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। क्या हो? 50 अनुमोदक। इतने कंडीशन है, और राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो एक 4 कंडीशन, 4 योग्यता पूरी करनी होगी। उसके बाद से इन कंडीशनों को पूरा करना होगा, इन शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब कुछ केहू के राष्ट्रपति बना दिया जाए तो बाबू पाकिस्तान से गोला मार देते हैं, चाइना को उड़ा देते हैं, मिसाइलें दाग देंगे। इसलिए कि जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर। किसका? सेना का। मतलब ये तीनों सेना का सेनाध्यक्ष होता है। कौन? राष्ट्रपति। यही युद्ध को शुरू करने का अनाउंसमेंट करता है, यही समापन करता है। समापन और युद्ध का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तब राष्ट्रपति मानसिक रूप से कमजोर हो, दिक्कत हो जाएगा ना जी। ठीक है, निर्णय ना ले पाए, प्रधानमंत्री को बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे हिसाब से काम करो, किसी को बुला ले, किसी को डांट दे, जिससे अभी नीति चर्चा कर रहे हैं। समझ लो, इसलिए सबको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। मानसिक रूप से क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, आप दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब ये कि आप कर्ज ले लिए और कर्ज लेकर चुका ना पाए, तो चुका नहीं पाए और फरार हो गए, या चुका ना पाए, इंडिया में है तो आप मान लीजिए 500 करोड़ रुपया कर्ज ले लिए किसी बैंक से, राष्ट्रपति बने, अपना कर्ज खुद से माफ, हम यहाँ के राष्ट्रपति हैं, हम यहाँ के राजा हैं, आगे समझे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप दिवालिया न हो। आपके पास 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। कैंडिडेट के रूप में आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जैसे पंचायतों में हो जाता है, मुखिया जी जमा करते हैं पैसा, सचिव जी जमा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर रिफंड मिल जाता है। ठीक है, तो आपको 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करना होगा, प्लस आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब कि 50 आदमी आपके पीछे। 50 आदमी कौन से? राज्यसभा कोई नहीं, राज्यसभा, लोकसभा या विधान सभा के सदस्यों में से कोई 50 आदमी आपके सपोर्ट में होना चाहिए, कि हम 50 आदमी आपके पीछे हैं, सपोर्ट में प्रस्ताव रखना है, प्रस्तावित। ठीक है, कि आप 50 आदमी सिग्नेचर करेंगे कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, प्लस उसके अलावा 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। मतलब 50 आदमी आपको कहेंगे पीछे, 50 आदमी तो सिग्नेचर कर दिए, लेकिन 50 आदमी और कहेंगे कि हम सर इनके साथ हैं, हम लोग इनको राष्ट्रपति बनाइए। मतलब टोटल कितने आदमी? 100 आदमी आपको चाहिए, न सिर्फ 50 आदमी हम ही सिग्नेचर कर दिए, हम ही सपोर्ट में कर ना सर हम मानी राष्ट्रपति बनो, नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब 100 आदमी सपोर्ट में होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए पर्ची भर सकते हैं। ऐसा समझ में? चलिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है, कोई दिक्कत समझ में आया? हम तो कर दीजिए सर, हाँ समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया? सो गया लोका जी सबके सब? बाबू समझ में आया तो हाँ लिख दीजिए, नहीं आया तो फिर से समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक आदमी समझ में आया, अनिश को समझ में आया? चलिए मिटा दे। 59 हो गया था, 60 है बाबू। अब जब चुनाव लड़ ही लिए तो चुनाव जीत गए, अब जीत गए तो चुनाव का शपथ होगा, आपका शपथ होगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ।
और राष्ट्रपति जब चुनकर आ गए तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? कब दिलाता है इनको? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। दोनों एक दूसरे के शपथ दिलवाते हैं, दोनों एक दूसरे के शपथ दिलवाते हैं। चलिए समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के शपथ दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और इनको त्याग पत्र कौन देता है? तो राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ऐसा समझ? त्याग पत्र कौन कौन देता है? राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। जय श्री राम बाबू, कहाँ रहना हो? आगे सांस मिले लगा। चल दे रही दुरुस्त रही। चलिए इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति और महाभियोग। चलो बाबू उज्जवल आ गया ना? बताओ राष्ट्रपति पे महाभियोग किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति पे महाभियोग किस देश से लिया गया है? चलिए बताओ फटाफट। कमेंट करो बाबू। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? बड़ी मार खेबो, बड़ी मार खेबो तू बबुआ। ये पढ़ता रहो। देखा था सलमा बता रही यूएसए से अमेरिका बनना। देखो क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया बाबू? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका। देखो क्या है कि जब किसी देश के प्रभाव में आकर राष्ट्रपति किसी देश के प्रभाव में या संवैधानिक ढांचा को नुकसान या मानसिक रूप से गलत काम या निर्णय की वजह से। अच्छा अब याद आया जी, क्या मानसिक रूप से गलत काम या निर्णय की वजह से या संविधान के को अतिक्रमण करने पर, ठीक है, अतिक्रमण करने पर इनको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इनको हटाया जाएगा। अब हटाने के लिए क्या चाहिए कि आपको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जितने व्यक्ति वर्तमान होंगे उसकी 1/4 सहमति से उनको हटाने से 14 दिन पहले बताना होगा महाभियोग लाने से 14 दिन पहले। देखिए वहां से आप अति कर रहे हैं, आपको मन बढ़ुआ, जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं। आपको राजा बना देगा तो कुछ भी कीजिएगा, आप तो हो गए मन बढ़ुआ। जब मन बढ़ुआ हो गए तो आपको हटाने को हम लोग सोचे आप में महाभियोग लगाने के लिए। इसलिए पूरे संसद से 1/4 सदस्यों के द्वारा यह सहमति किया गया कि आपको बता दिया जाए 14 दिन बाद आपको हम महाभियोग आप लोग आप पे लगाएंगे। इसलिए 14 दिन पहले हम बता देते हैं कि आपको हटाया जाएगा। सबसे पहले आपको 14 दिन पहले बताना होता है महाभियोग लगाने से पूर्व। कितने दिन? 14 दिन पहले। अब जब महाभियोग लगाएगा तो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव में किसी भी सदन में ला सकते हैं द्वितीय बहुमत, मतलब 300 लोग होंगे तो 300 लोग में 200 लोग एक प्रॉपर बहुमत देंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाए। तो लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, तो लोकसभा से पास होगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा।
राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत से राज्यसभा के उसके बाद से इन पे लगा दिया जाएगा क्या, महाभियोग। महाभियोग लग जाएगा, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। अब आया समझ? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग कितना, आर्टिकल 60। लगाने की प्रक्रिया समझ में आ गया, कैसे लगाते हैं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्यों लगाना पड़ता है, सब चीज समझ गया। चलिए आगे चलते हैं। मिटा देते हैं। चलिए, आप क्या ना कि राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दे दिया गया कि देखिए आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो कुछ को आप काम कीजिए, तो इनका अधिकार है। इनका अधिकार है मुख्य न्यायाधीश को चुनना, देश को मनोनीत करना, ठीक है। प्रधानमंत्री को कौन मनोनीत, प्रधानमंत्री को मनोनीत करना करना प्रधानमंत्री सलाह पे, सलाह पर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन, दिखा है ना वो, मंत्रिमंडल का गठन, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष को मनोनीत करना करना चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों के अध्यक्षों को मनोनीत करना करना, ठीक है। आगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना। आगे अन्य देशों के लिए, अन्य देशों के लिए राजदूत राजदूत मनोनीत करना करना तथा अब इसमें कई बार पूछा है कि बाहरी देशों के राजदूत जो आते हैं सबसे पहले किसको संबोधन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति को, याद रहेगा। चलिए, ये बात कई बार पूछा गया है कि दूसरे देश के जब राजदूत हमारे देश में आते हैं सबसे पहले किसको संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को, ठीक है। लिखिए फटाफट इतना। इधर भी लिख दे, एक मार्क का बोल, चलिए। हे बाबू, डिप्रेशन में कहाँ शिकार हो गए हो जी, किस बात का डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन में मत रहो। बाबू आप लिख लीजिए, लिख लिया होंगे तो तुरंत कमेंट कीजिए, सर लिख लिए, लिखिए, इधर दिख नहीं रहा है, इधर से दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है। हाँ बाबू, हम खाना खा लिए हैं।
चलिए, चलो दिख रहा है, लिख लीजिए फटाफट। मिटा रहे, अब ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, थोड़ा सा ही है। पूरा राष्ट्रपति कवर किया बाबू, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं हर जगह से। एक भी क्वेश्चन छूटा तो बहुत मार मारेंगे, मिल गया तो लाइव वाला भी कहीं पे भी। चलिए मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह राष्ट्र यह संसद को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। जय हिंद सर। क्या है बाबू, कहे जा रहे हो? स्पेशली लोकसभा को। राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर सहमति के आधार पर ही संसद में धन विधेयक लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति पर ही से ही संचित निधि से व्यय किया या निकाला या रखा जाता है, व्यय किया जा सकता है। इसके सहमति पे ही राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों को बनाने पर बिल पेश किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई काम नहीं होगा। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए बाबू। हो गया? चलिए मिटाते हैं। जो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पे है तो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सकते इसलिए कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगा सकते। क्रिमिनल मतलब फौजदारी होता है, फौजदारी। ठीक है, क्रिमिनल केस जानते क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पे आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है। इसलिए ये खुद अपना केस तो निपटाइए देगा। हाँ, यह मृत्यु दंड
मृत्यु दंड, जब किसी न्यायालय से मृत्यु दंड मिला हो या उम्र कैद मिला हो, कैद, उसको माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके पास एक और सकते हैं, ये आपातकाल लगा सकता है आर्टिकल 352 के तहत, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आपात। फिर 4 बढ़िए, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 4 फिर प्लस जाइए के तहत वित्तीय आपात, आपात लगा सकता है। अब एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, एक बार भी नहीं। ठीक है, कहिएगा तो इसके बाद अगले सेशन में हम इसको पढ़ा देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। बाबू क्लास अब समाप्त हुआ आप लोगों को, सभी जाइए आराम से सोइए, जितना पढ़े हैं इसको कल रिवीजन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति समाप्त, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा सभी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप लोग समझा देंगे। समझ में आ गया? बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अभी आप लोगों को क्वेश्चन हुआ है 29वां क्वेश्चन सब कराया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। अब नया टेस्ट के लिए क्वेश्चन रेडी हो रहा है, चलिए लिख ले लो। चलिए बाकी कल से क्लास करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जाइए और मन लगा पड़ी बाबू। और समझ में आ गया तो, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए सेशन को। ठीक है, और इसको शेयर कर लीजिएगा, इसका वीडियो आएगा तो।